में वार के बारे में चर्चा किया था, जिसमें यह हुआ कि युद्ध का जो है अंतिम उद्देश्य होता है शत्रु देश पर विजय प्राप्त करना, और इसके लिए हम लोगों ने तमाम बताए थे कि युद्ध कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है। जो युद्ध के वार के संदर्भ में जो ट्रीटीज हैं देखेंगे, उसमें पेरिस डिक्लेरेशन 1856, पेरिस घोषणा 1856, जनेवा अभिसमय 1864, जनेवा कन्वेंशन 1864, पीटरवर्स डिक्लेरेशन, हेग कन्वेंशन 1899, हेग कन्वेंशन 1907 1907, जनेवा गैस एवं कीटाणु युद्ध प्रोटोकॉल 1925, सबमरीन रूल्स प्रोटोकॉल 1937, रेड क्रॉस जनेवा कन्वेंशन 1949, जनेवा कन्वेंशन फर्स्ट प्रोटोकॉल 1977 और जनेवा कन्वेंशन प्रोटोकॉल सेकेंड 1977। इसका हम लोग अध्ययन जो है करेंगे कि जैसे लॉ ऑफ लैंड ऑफ वारफेयर, लॉ ऑफ मैरीटाइम वारफेयर, लॉ ऑफ एरियल वारफेयर, जो काइंड्स ऑफ वारफेयर है, इस पर हम लोग जो है इस पर चर्चा आएगी जहाँ जहाँ पर वह करेंगे। युद्ध की जो विधियाँ हैं वह मुख्य रूप से 3 हैं: लैंड लॉ ऑफ वारफेयर, लॉज ऑफ मैरीटाइम वारफेयर और लॉ ऑफ एरियल वारफेयर। 3 जो है युद्ध की विधियां हैं, जिसमें हम लोग पहला अध्ययन करते हैं लॉ ऑफ लैंड वारफेयर। युद्ध के जो कानून हैं, लॉ है, युद्ध के दौरान जो है युद्धरत देशों द्वारा कुछ नियमों का पालन करने की जो है अपेक्षा की जाती है। इसीलिए इस युद्ध विधि में अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा प्रतिपादित जो हैं कुछ सीमाएं सम्मिलित हैं, जिसके अंतर्गत शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए अपेक्षित बल का प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि कि कुछ नियमों का प्रयोग राज्यों द्वारा प्राचीन काल से किया जा रहा है, परंतु आधुनिक युग में नियमों का प्रारंभ विस्तार जो हम देखते हैं कि मध्य युग में हुआ। वास्तव में इनका जन्म जो है ईसाई धर्म के प्रभाव में हुआ और उनका विकास हम देख रहे हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी में अधिक जो है व्यवस्थित ढंग से जो है हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं हुआ। भारत में अगर देखें हम, तो मैंने आपसे लेक्चर में बताया था कि आप महाभारत युद्ध, आप रामायण पीरियड को आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी युद्ध के नियम थे, ऐसा नहीं था। लेकिन अगर इधर में देखा जाए तो आधुनिक युद्ध के नियमों का जो प्रारंभ हम जो देखते हैं तो ईसाई धर्म का प्रभाव से हुआ है। नेपोलियन युद्ध के बाद जो है 1815 में 1850 से प्रथम विश्व तक जो है कुछ निश्चित कानूनों का विकास हो गया और कुछ जो है सीमाएं सम्मिलित की गई। जैसे मैंने आपकी चर्चा के दौरान कहा, जैसे पेरिस डिक्लेरेशन 1856, पेरिस घोषणा 1856, यह 16 अप्रैल 1856 को समुद्र युद्ध के बारे में पेरिस में एक घोषणा प्रकाशित की गई। इसमें और जनेवा अभिसमय 1864 है और 22 अगस्त 1864 को घायल, बीमार और मृतक सैनिकों के बारे में सम्मेलन बुलाया गया। सेंट पीटर्सबर्ग जो है यह 11 दिसंबर 1868 को प्रकाशित हुआ और घोषणा में विस्फोटक और आग लगाने वाले पदार्थों का प्रयोग का वर्जित किया गया। प्रथम हेग सम्मेलन जो है 1899 में जो है 1899 में हॉलैंड में स्थल युद्ध के कानूनों के बारे में प्रथम बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। हेग अभिसमय 1907, द्वितीय हेग अभिसमय में स्थल युद्ध के बारे में विस्तार से जो नियम बनाए गए। जनेवा गैस एंड कीटाणु युद्ध प्रोटोकॉल 1925, इसमें दम घोटने वाली जो है जहरीली गैसों के प्रयोग को निषिद्ध करने के बारे में जनेवा प्रोटोकॉल स्वीकृत किया गया। 1929 में 1929 में तृतीय जनेवा अभिसमय हुआ, जिसमें घायलों, बीमारों और युद्धबंदियों की देखभाल के बारे में नियम बनाए गए। 1936 में लंदन प्रोटोकॉल की व्यापारिक अन्य जलानों के विरुद्ध जो है की जाने वाली कार्रवाई को निषिद्ध करने के बारे में नियम बनाए गए। द सबमरीन रूल्स प्रोटोकॉल 1937, 1949 में जो है 1941 में 4 रेड क्रॉस जनेवा अभिसमयों को स्वीकार किया गया। 1949 को रेड क्रॉस जनेवा अभिसमयों का प्रोटोकॉल फर्स्ट 1977, 1949 1949 के रेड क्रॉस जनेवा अभिसमयों का प्रोटोकॉल सेकेंड 1977 को स्वीकार किया गया और 1949 के जनेवा अभिसमय को
4 अभिसमय में जो है स्वीकृत किया गया। युद्धबंदियों से व्यवहार संबंधी, स्थल में घायल और बीमार की देखभाल के बारे में, समुद्री युद्ध में घायल और बीमारों से समुद्र में जलयान डुबाने पर बचे हुए सैनिकों के दल के सदस्यों की देखभाल के बारे में, युद्ध के समय असैनिक जनसंख्या के संरक्षण के बारे में, अधिकृत प्रदेश में असैनिक जनसंख्या के संरक्षण के बारे में। इस जो है हम आपको बताए थे जो जनेवा अभिसमय 1949 है और इसके साथ जुड़े हुए प्रोटोकॉल जो है 1977 के 2 हैं। इसको अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि का स्रोत भी करते हैं, इसको ह्यूमैनिटेरियन लाकर, और इसे युद्ध की विधि के नियम भी कहा जाता है। पेरिस में रासायनिक शस्त्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1925 में जनेवा प्रोटोकॉल तथा अन्य हितार्थी राज्यों द्वारा जो है सशस्त्र निषिद्ध पर राज्य पक्षकारों का सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज टू द 1925 जनेवा प्रोटोकॉल एंड अदर इंटरेस्टेड स्टेट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स 11 जनवरी से लेकर 1989 तक 11 जनवरी से 1989 के मध्य पेरिस में हुआ। इसमें भारत सहित 151 राज्यों ने भाग लिया और इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने सभी देशों से, विशेषकर निशस्त्रीकरण सम्मेलन के सदस्यों से, सभी प्रकार के रासायनिक शस्त्रों के प्रयोग तथा एक बार उनके निषेध को लक्ष्य कर प्रयासों को तीव्र करके जनेवा अभिसमय के क्रियान्वयन को तीव्र करने और रासायनिक शस्त्रों के निषेध पर बृहद सम्मेलन को सार्वभौमिक रूप से प्राप्त करें और कराने की जो है अपील की गई। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ लैंड वॉरफेयर के संबंध में। अब आते हैं, मुख्य रूप से इस पर चर्चा करते हैं। लॉ ऑफ लैंड वॉरफेयर स्थल युद्ध के नियमों का प्रथम और द्वितीय एक अभिसमय में निर्माण किया गया और यही कुछ परिवर्तन के साथ अभी भी लागू है। एक अभिसमय 1907 में 1907 में युद्धरत देशों की स्थिति को स्पष्ट किया गया और यह बताया गया कि कौन से योद्धक और लड़ाकू होंगे, कॉम्बटेंट्स होंगे, कौन से नहीं होंगे। इसके अनुसार अस्थायी सेना में शामिल सदस्य जो स्थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना में ब्रिटिश रेजिमेंट संख्या धारण करते हैं वह सैनिक कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त अस्थायी सेनाएं जिसमें नागरिक सेना, स्वयंसेवक फौजें, वॉलंटियर कॉर्प्स, गोरिल्ला फौजें, गोरिल्ला कॉर्प्स भी वैधानिक सैनिक में श्रेणी जो है आ सकते हैं। और ये लोग 4 शर्तें पूरा करते हैं। वे किसी निश्चित अधिकारी द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं जो अपने अधीनस्थों के लिए उत्तरदायी हैं। उनका निश्चित चिन्ह एम्बलम हो, जैसे ध्वज आज जो पूरा पहचान दूर से ही पहचाना जा सके। इसी तरह वे स्वतंत्रता पूर्वक शस्त्र लेकर चलते हों तथा वे अपनी कार्रवाई का संचालन युद्ध विधि तथा प्रथाओं के अनुसार करते हों। इसी तरह है जनेवा कन्वेंशन 1949 रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ द डेड, वुंडेड एंड सिक मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज। सशस्त्र बलों के मृतक, घायल तथा बीमार सदस्यों के साथ व्यवहार संबंधी जनेवा अभिसमय 1949। इसमें जो है जनेवा अभिसमय युद्ध क्षेत्र में सेनाओं में घायल तथा बीमारों को दशा सुधारने के लिए जनेवा अभिसमय फर्स्ट जनेवा कन्वेंशन नंबर 1 फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द वुंडेड एंड सिक इन आर्म फोर्सेज इन द फील्ड, इसको कहते हैं। इसमें जनेवा अभिसमय में महत्वपूर्ण जो है कुछ नियम बनाए गए। इसमें यह नियम बनाए गए कि युद्ध में घायल तथा बीमार व्यक्तियों युद्धरत देशों द्वारा बिना किसी भेदभाव के संरक्षण तथा देखभाल किया जाना चाहिए। जिसकी शक्ति में हुए उनका जीवन को समाप्त करने, उनके शरीर के प्रति कोई हिंसा के आशय से आक्रमण नहीं किया जा सकता। युद्ध में घायल तथा बीमार व्यक्तियों की सुविधा करने के लिए चल चिकित्सालयों, स्थिर चिकित्सालयों को सम्मान तथा संरक्षण युद्ध देशों द्वारा किया जाना चाहिए। इनके विरुद्ध आक्रमण भी नहीं किया जा सकता। बीमार तथा घायल व्यक्तियों की सेवा करने वाले डॉक्टरों, चिकित्सालयों, अन्य कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए तथा उन्हें उचित सम्मान देना चाहिए। मृतकों के शरीर के साथ अपमानजनक व्यवहार, विशेषकर उन्हें विकृत नहीं किया जाएगा और ऐसा कहने माना जाएगा कि अभिसमय का उल्लंघन किया गया है। प्रत्येक युद्ध संघर्ष के उपरांत विजेता राज्य शवों को एकत्रित किए जाकर उनकी अंत्येष्टि करेगा, दफनाएगा, दाह संस्कार करेगा, सम्मानपूर्वक की जानी चाहिए। बीमार, घायल तथा मृत व्यक्तियों के नामों की सूचना
युद्धरत राज्यों द्वारा दिए जाना चाहिए। युद्धरत राज्यों में मृत शरीरों शवों को ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। जनेवा विषय के अतिरिक्त जो है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष पीड़ितों की सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल 1977 के आर्टिकल 10 में यह प्रावधान किया गया है कि सभी घायलों, बीमार तथा क्षतिग्रस्त जलानों के व्यक्तियों की सुरक्षा की जाएगी और उनके साथ जो है मानवीय व्यवहार जो है किया जाएगा। इसी तरह जो प्रोटोकॉल नंबर 4 है, जो जनेवा कन्वेंशन 1949 रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन इन टाइम ऑफ वार, युद्ध के समय असैनिक यानी सिविलियन नागरिक लोगों के व्यक्तियों से संबंधित जनेवा विषय यह जो सिविलियन नागरिक लोगों के क्या संरक्षण होगा, किस तरह के संरक्षण दिया जाएगा, यह जो है जनेवा कन्वेंशन जो चौथा है इस बात के बारे में बताता है। इस विषय में जो मुख्य बातें बताई गई हैं इस तरह की हैं। अन्य देशी शत्रुओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाएगा, नजरबंदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, युद्ध में बीमार तथा घायल लोगों का किस तरह संरक्षण किया जाएगा, युद्धपथ आधिपत्य वाले यानी जो वार ऑक्युपाइड एरिया है उनके साथ किस तरह जो है सिविलियन लोगों के साथ जो है व्यवहार किया जाएगा। इसको हम इस तरह के लिखते हैं एग्जाम में, जब लिखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एलियन एनिमीज, अन्य देशी शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, यह कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है। तो यह होगा आपका जनेवा कन्वेंशन 4। जो अन्य देशी शत्रु युद्ध के प्रारंभ पर या युद्ध के दौरान युद्ध राज छोड़ने की इच्छा करते हैं वैसा करने के अधिकारी होंगे और उनका प्रस्थान राज्य के हित के विरुद्ध नहीं है और उन्हें अपनी यात्रा के लिए युक्त आवश्यक धन व्यक्तिगत सामान के साथ जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। जो एलियंस हैं, जो अन्य देशी हैं, शत्रुयुद्ध देश के राज्य क्षेत्र में रहते हैं, उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का दृष्टिकोण रखते हुए शांति के समय विदेशियों के साथ व्यवहार को शासित करने वाले नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। अन्य देशियों की नजरबंदी या दिए गए निवास स्थान में उनको रखने का आदेश केवल तब दिया जा सकता है जब ऐसा करना नजरबंद करने वाले शक्ति निरोधक देश के लिए पूर्णतया जो है आवश्यक है। नजरबंद करने वाले शक्ति निरोधक देश को उस व्यक्ति के साथ केवल शत्रु राज्य की उसकी विविधता, राष्ट्रीयता, डी जूरे नेशनलिटी के आधार पर किसी का शत्रु नहीं मानेगी। अब हम लोग जो है देखेंगे अगर कोई जो युद्धरत में बीमार था घायल सिविलियनों का संरक्षण कैसे मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑफ सिक एंड वुंडेड सिविलियन इन टाइम्स ऑफ वार, अगर कोई युद्ध में बीमार है, घायल है तो उसको कैसे संरक्षण दिया जाएगा। अब इस समय में यह प्रावधान किया गया है कि युद्ध के प्रारंभ होने से सशस्त्र संघर्ष में आर्म कॉन्फ्लिक्ट पक्षकार अपने राज्य क्षेत्रों के निवासियों से केवल वही कार्य कराए जा सकते हैं जो सेना की आवश्यकता के लिए लोकहित की सेवाओं तथा अपने राज्य क्षेत्र के निवासियों को भोजन, आश्रय देने, कपड़े, यातायात, जनता के स्वास्थ्य आदि के लिए आवश्यक हों। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि सशस्त्र संघर्ष में लागू होने वाली मानवीय विधि के विकास का पुनः पुष्टि के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सम्मेलन, डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस ऑफ रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एप्लीकेबल इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट जून 1977 में बुलाई गई, जून 1977 में बुलाया गया। यह 12 अगस्त 1949 के जनेवा अभिसमय के अतिरिक्त 8 जून 1977 को जनेवा में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष आर्म कॉन्फ्लिक्ट में पीड़ितों के संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल है। अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल में प्रावधान किया गया है, न्यायाचार में प्रावधान किया गया है कि सिविलियन जनसंख्या, नागरिक जनता तथा व्यक्तिगत नागरिकों, युद्धक और गैर युद्धक के बीच अंतर को बनाए रखा जाएगा। सिविलियन जनसंख्या और लड़ाकू और गैर लड़ाकुओं का आदर, जो गैर युद्धक हैं, जो गैर लड़ाकू हैं, उनका आदर किया जाएगा। सैनिक कार्रवाई से खतरों से उनकी जो है रक्षा की नहीं जाएगी, उनको आक्रमण का लक्ष्य नहीं बनाया जाएगा। ऐसा कृत्य जो है उनका उद्देश्य सिविलियन जनसंख्या को भयभीत करना है। यह जो है निश्चित किसी भी स्थिति में सिविलियन को, नागरिकों को भयभीत नहीं किया जाएगा। युद्धरत जो देश हैं, युद्धरत आधिपत्य वाले क्षेत्रों में जो है सिविलियन जनसंख्या के साथ जो है व्यवहार, ट्रीटमेंट ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन इन ऑक्युपाइड टेरिटरी, इनके साथ जो है व्यवहार किसी तरह का उनके ऊपर जो है आक्रमण नहीं किया जाएगा, उनके साथ किसी भी प्रकार का विभेद
नहीं किया जाएगा। जो प्रोहिबिटेड मीन्स इन लैंड ऑफ वॉर, स्थल युद्ध में जो कुछ वर्जित साधन है वो ऐसा नहीं किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों में, रूढ़ियों में, यानी इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ में, ट्रीटी में कुछ दंगों को जो है वर्जित किया गया 1907 में हेग अभिसमय के अनुसार। विषाक्त शस्त्र, ऐसे नुकीले शस्त्र जिससे कि अत्यधिक कष्ट पहुंचता है, प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया है। किसी प्रकार की विषैली गैस को भी निषिद्ध कर दिया गया है। शत्रु द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले भोजन की सामग्री आदि जहरीली पदार्थों से खराब करने भी वर्जित कर दिया गया है। और 8 जून 1977 को यह स्वीकार किया गया कि 1949 के अभिसमयों के अतिरिक्त प्रोटोकॉल के आर्टिकल 35 और 36 में कुछ मौलिक नियम दिए गए हैं, जैसे जो उसको स्वीकार किया जाएगा। इसी तरह जो है आप देखेंगे परफाइडी, विश्वासघाती या परफिडी, विश्वासघात गैर कानूनी ढंग है जिसका युद्ध में प्रयोग करना जो है निषिद्ध किया गया है। परफिडी नहीं किया जाएगा, विश्वासघात नहीं किया जाएगा। विश्वासघात द्वारा जो है विपक्षी की हत्या करना, चोट पहुंचाना, उसे पकड़ना पूर्णतः वर्जित है। जब किसी विपक्षी को अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के अंतर्गत संरक्षण का विश्वास दिलाकर धोखा दिया जाए तो इसे परफिडी कहते हैं, विश्वासघात कहते हैं। अपाहिज या अक्षम होने का ढोंग करना, संयुक्त राष्ट्र का पोषक या तटस्थ पक्षकारों का ढोंग करना, ये सब जो है ऐसा कोई भी राज्य को नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहा है तो परफिडी कराए और विश्वासघात कराए। अब देखेंगे कि जो युद्धबंदी हैं, जो युद्धबंदियों का ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया। जो युद्धबंदी हैं, युद्धबंदी वह स्थिति है, वह परिस्थिति है, वह स्टेटस है युद्ध के दौरान सशस्त्र संघर्ष में युद्धरत राज्यों द्वारा अगर पकड़े गए व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। युद्धरत राज्यों द्वारा पकड़े गए सभी व्यक्तियों को यह परिस्थिति प्राप्त नहीं है। युद्धबंदियों के साथ जो है जनेवा अभिसमय 1994 के आर्टिकल 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 4 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो शत्रु की शक्ति में आ जाता है उसे युद्धबंदी किया जाएगा। और युद्धरत राज्यों के सशस्त्र बलों के सदस्य और ऐसे सशस्त्र बलों को निर्मित करने वाले नागरिक, सेना या ऐच्छिक सेना सहायक सदस्य युद्धबंदी की परिस्थिति तब प्राप्त करते हैं जब युद्ध के दौरान अपने सामान्य सैनिक कार्यों को करते हुए जो है वह पकड़े जाते हैं। और सैन्य या ऐच्छिक सेना के सेना संख्या के सदस्य जिनमें संगठित प्रतिरोध आंदोलन के सदस्य भी सम्मिलित हैं, उनका कोई कमांडर है, वे वर्दी धारण करते हैं, वे खुलेआम हथियार लेकर घूमते हैं, वे युद्ध विधि या रूढ़ि का पालन कर। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो उनका युद्धबंदी बनाया जा सकता है। तो युद्धबंदियों के साथ जो व्यवहार होगा, युद्धबंदियों के साथ व्यवहार के संबंध में कुछ नियम हेग अभिसमय 1907 में दिए गए थे। इसके बाद जनेवा अभिसमय 1949 में भी जो है युद्धबंदियों के साथ इनके क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, 1949 के जनेवा अभिसमय में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि क्या इनके जो है अधिकार हैं। तो जो जनेवा अभिसमय है 1949 का युद्ध के सभी मामलों में और अन्य सशस्त्र संघर्ष के संबंध में लागू होता है, जो 2 या अधिक अभिसमयों के सदस्य राज्यों के बीच जो है होता है एग्रीमेंट। और इसके अतिरिक्त जो है इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यह विषय उन संघर्षों में भी लागू होगा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के नहीं है। यह विषय सदस्य राज्यों के से भी किसी भी राज्य क्षेत्र में होता है। इनके जो युद्धबंदी हैं उनके अधिकार हैं। जो बंदीकर्ता राज्य बंदियों से पूछताछ कर सकता है। जो ये बंदीकर्ता राज्य के मैं भी अधिकार बता रहा हूँ, लेकिन बंदीकर्ता राज्य के कर्तव्य क्या है इससे जो है आपका स्पष्ट हो जाएगा। बंदीकर्ता राज्य जो है बंदियों से पूछताछ कर सकता है, उनसे सूचना प्राप्त कर सकता है। बंदीकर्ता राज्य जो है युद्धबंदियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकता है। युद्धबंदियों से शिविर में अनुशासन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। बंदीकर्ता राज्य को युद्धबंदियों के विरुद्ध अनेक अपराधों के लिए न्यायिक कार्रवाई प्रारंभ करने का अधिकार है। बंदीकर्ता राज्य के ड्यूटीज भी हैं, जो ड्यूटीज ऑफ द कैपिटल स्टेट। बंदीकर्ता राज्य के अधिकार, युद्धबंदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। युद्धबंदियों की हत्या करना या शारीरिक अंगभंग करना दंडित नहीं है।
बंदीकर्ता राज्य जो है युद्धबंदियों को पोषण, निःशुल्क स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराएगा। भरण पोषण के अंतर्गत उसके भोजन, कपड़ा, अन्य सुविधाएं भी सम्मिलित कराएगा। युद्धबंदी राज्य को सभी युद्धबंदियों के साथ जो है राष्ट्र, धर्म, मूल वंश आदि के आधार में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। यह जो है इनके ऊपर किसी भी तरह का जो है एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया जाएगा, कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा, वैज्ञानिक प्रयोग कोई भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से जो है इसमें बताया गया है। अब हम लोग आते हैं लॉ ऑफ मैरीटाइम वॉरफेयर। 19वीं शताब्दी में आप देखेंगे सामुद्रिक युद्ध के संबंध में अधिकार जो है रूढ़िगत नियम थे, लेकिन रूढ़िगत के नियमों को जो है संधिगत नियमों जो है परिवर्तन किया गया। जैसे पेरिस डिक्लेरेशन 1856, 1884 1884 के सबमरीन तार केबल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, हेग अभिसमय 1907, 1930 की लंदन सामुद्रिक संधि, 1936 के लंदन सबमरीन प्रोटोकॉल और घायल, बीमार तथा सामुद्रिक संघर्ष सेना के क्षतिग्रस्त जलयानों की स्थिति में सुधार के लिए जनेवा अभिसमय 1949, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पर जो है सामुद्रिक युद्ध की जो है कुछ विधियां हैं, जैसे अटैक एंड सीजन पब्लिक एंड प्राइवेट वेसल ऑफ द एनिमी, शत्रु के लोक एवं निजी जलयानों पर आक्रमण तथा अभिग्रहण। शत्रु के सभी जलयानों तथा लोक एवं निजी जलयानों पर युद्धरत देश द्वारा उन्हीं के बंदरगाहों तथा जल में आक्रमणकारी शक्ति के बंदरगाहों तथा जल में खुले समुद्र में आक्रमण किया जा सकता है। युद्धरत राज्य को जलयान पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है। जलयान का अधिकरण पर उसे लदे सभी सामानों को अधिकरण भी शामिल हो जाता है। शत्रु के लोग पब्लिक जलयान का अधिकरण किया जा सकता है, उसे तुरंत प्रभावित किया जा सकता है। जो हॉस्पिटल शिप हैं 1959 के 1907 के 1907 के हेग कन्वेंशन के अनुसार जो है चिकित्सक जलयानों पर न तो आक्रमण किया जा सकता और न उसका अधिग्रहण किया जा सकता है। धार्मिक तथा वैज्ञानिक लोकोपकारी कार्यों पर लगे जलयान, वेसल इम्प्लाइड इन द रिलीजियस साइंटिफिक फिलैंथ्रोपिक मिशन 1907 के जो है हेग अभिसमय के आर्टिकल 11 में यह बताया गया है कि धार्मिक, वैज्ञानिक, लोककारिक जलयानों को पकड़ना, नष्ट करना निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। युद्धबंदियों को ले जाने वाले जनरल कॉर्डल शिप जो होता है, युद्धबंदियों को ले जाने वाले जो जलवान हैं, आक्रमण तथा अभिग्रहण किए जाने से जो है वह मुक्त हैं। अब मछली पकड़ने का जलयान तथा स्थानीय पर्यटन संबंधी नौकाएं, फिशिंग स्मैक एंड मार्केट बोट्स हेग अभिसमय के अनुसार छोटे जलयान किनारे पर मछली पकड़ने तथा स्थानीय व्यापार में लगी हुई छोटी नौकाओं को पकड़ने और अभिगृहित करने से उन्मुक्त रखा गया है, लेकिन वे कुछ कार्यों में भाग ले तो उन पर उन्मुक्ति लागू नहीं होगी। शत्रु डाक नौकाएं तथा डाक के थैले, एनिमी मेल बोट्स एंड मेल बैग्स, शत्रु के डाक ले जाने वाली नौकाओं और डाक के थैलों के संबंध भी हेग अभिसमय का आर्टिकल 11 के अनुसार इन्हें आक्रमण तथा अभिग्रहण से उन्मुक्त रखा गया है। प्रथम विश्व युद्ध के अनुभव के आधार पर इस संबंध में राज्यों में जो परस्पर संधियां की गई और इन नौकाओं की सुविधाएं प्रदान की। इम्यूनिटीज ऑफ मर्चेंट, व्यापारियों की उन्मुक्ति 1907 को 1907 के हेग अभिसमय में व्यापारियों को कुछ उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। जो युद्ध के प्रारंभ में शत्रु बंदरगाह में पाए जाए तब उसके बाद बंदरगाह में रहने वाले व्यापारियों को कुछ जो है सुविधाएं प्रदान की गई और उन व्यापारियों तथा अन्य शक्तियों को कुछ सुविधाएं प्रदान की गई जो शत्रु बंदरगाह के में जुट छुड़ने से अनभिज्ञ होकर प्रवेश किए हैं, जिन्होंने अपने प्रस्थान का अंतिम बंदरगाह तब छोड़ा था जब शांति रही हो, तो उनको भी इसके से छूट मिलेगी। इसमें एक केस आप देख सकते हैं, कारफू चैनल, एक केस है कारफू चैनल केस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है कारफू चैनल में स्वचालित जलमग्न सुरंगें बिछाई गई। कारफू चैनल ग्रीस और अल्बानिया दोनों के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, इसलिए राज्यों का कर्तव्य है कि इसे समुद्री परिवहन के योग्य बनाए रखें। युद्ध समाप्त हो जाने पर
अल्बानिया ने कारफू चलन में अपने प्रादेशिक क्षेत्र में सुरंग नहीं हटाई, जिसके कारण 2 ब्रिटिश जलयानों की जो है क्षति हुई। बाद में ब्रिटिश ने स्वयं अपनी नौसेना के सुरंग हटाने वाले जहाजों माइन स्वीपर्स को अल्बानिया के समुद्र में भेजकर इन सुरंग को नष्ट करवाया। ब्रिटेन की इस कार्य से अल्बानिया की क्षेत्रीय संप्रभुता पर आघात हुआ, लेकिन ब्रिटेन ने अपने कार्य को आत्मरक्षा के नाम पर जो है उचित ठहराया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अल्बानिया को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में सुरंग बिछाकर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को क्षति पहुंचाने के लिए जो है दोषी ठहराया गया और ब्रिटेन द्वारा की गई कार्रवाई को भी गैर कानूनी घोषित किया गया। इसी तरह आप देखेंगे जो जेनेवा कन्वेंशन 1949 ट्रीटमेंट ऑफ वुंडेड शिप एंड शिपरेक्ड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ सी, समुद्र में सशस्त्र बलों के घायल तथा बीमार तथा क्षतिग्रस्त जलयानों के सदस्यों के साथ जो व्यवहार किया जाएगा वह जेनेवा कन्वेंशन 1949 में बताया गया है। इसके आर्टिकल 12 में उल्लेख किया गया है कि समुद्र में घायल, बीमार तथा क्षतिग्रस्त जलयान पर सवार व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के साथ बिना रेस, रिलीजन, कांस, लिंग, मूल वंश, राष्ट्रीयता, धर्म या राजनीतिक मत या किसी समान आधार पर भेदभाव के बिना जो है मानवता का जो है व्यवहार किया जाएगा। इसी तरह आर्टिकल 13 में दिया गया है जो समुद्र में घायल, बीमार या जहाज के टूट जाने के कारण पीड़ित हैं, सभी परिस्थितियों में उनके साथ जो है आदर तथा संरक्षण किया जाएगा। आर्टिकल 14 में बताया गया है कि सभी जो लड़ाकू हैं, जो योद्धक हैं, जलयानों का कर्तव्य कि वे घायल, बीमार सैनिकों की रक्षा और सहायता की उचित व्यवस्था करें। यदि वे स्वयं ऐसा करने में असमर्थ हैं तो परोपकारी संस्थाएं तटस्थ राज्यों अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की सहायता की जो है वो मांग कर सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल 15 में है कि घायल, बीमार या डूबे हुए या नष्ट जहाज के व्यक्तियों को तटस्थ युद्धपोतों, तटस्थ सैनिकों वायुमंडल में लाया जाए और ऐसा करना जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपेक्षित है। और तटस्थ जहाज जो है ये गारंटी ली जा सकती है कि जब तक युद्ध चलेगा उन सैनिक उसमें भाग नहीं लेंगे। इसी तरह आर्टिकल 24 में है कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के जलयानों या परोपकारी संस्थान के जलयानों को भी उचित संरक्षण प्राप्त किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ एरियल वॉरफेयर, हवाई युद्ध के जो है नियम। वर्तमान समय में हवाई युद्ध जो है नियंत्रित या विधि के अनुसार जो है संचालित करने के लिए जो कुछ भी थोड़े नियम हैं उनका विकास भी 1945 में 1945 में अमेरिका द्वारा जो है हिरोशिमा तथा नागासाकी पर अणु बम के प्रयोग किए जाने के उपरांत जो है हुआ। और युद्ध में वायुयानों के प्रयोग से जन और संपत्ति को अधिक क्षति हुई और उस समय कोई सोच नहीं सकता था कि हवाई युद्ध में प्रयोग शस्त्रों, बमों का इतना विकास हो जाएगा जैसा कि वर्तमान समय में हुआ है। विधि के क्षेत्र में इस कमी का कारण यह भी था कि जिस गति से विज्ञान और तकनीक उन्नत कर रहे थे उसी गति से विधि का कानून का लॉ का विकास नहीं हो पाया। इसी कारण की विधि का नियंत्रण इतना कमजोर और लचीला हुआ। हवाई युद्ध को नियंत्रित करने के लिए जो है समय समय पर अनेक कानून बनाए गए जो हम निम्नलिखित कानूनों के रूप में देख सकते हैं, जैसे ब्रुसेल्स सम्मेलन 1874। यह सम्मेलन जो है रूसी शासक के आमंत्रण पर 1874 में 1874 में ब्रुसेल्स में हुआ। इस सम्मेलन में हवाई युद्ध के जो नियम बनाए गए और रूढ़ियां निर्धारित की गई, ये नियम राज्यों पर बाध्यकारी नहीं थे, वे अधिक लेकिन तब भी ये महत्वपूर्ण है। इन नियमों में यह निर्धारित किया गया आरक्षित नगरों, ग्रामों, गृहों पर आक्रमण या बम वर्षा नहीं किया जाएगा। इसी तरह आता है हेग कॉन्फ्रेंस 1899। हेग सम्मेलन में जो है हवाई युद्ध से संबंधित निश्चित नियमों का निर्माण करने का जो है प्रयास किया गया। किसी भी साधन द्वारा नगरों, गांवों, निवास स्थानों, गृहों या भवनों पर जो आरक्षित हैं आक्रमण या ब्रह्मवर्षा नहीं की जाएगी, जो आर्टिकल 25 में जो है अंतर्गत जो है वर्जित है। वाशिंगटन सम्मेलन 1922। शस्त्रों के वाशिंगटन सम्मेलन 1922 में बताया गया है कि शत्रु के सशस्त्र बलों का सैन्य
लक्ष्यों के विरुद्ध वायुयान के प्रयोग को विनियमित करने के 1922 का वाशिंगटन में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे वाशिंगटन शस्त्र परिसीमा सम्मेलन, वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस ऑन द लिमिटेशन ऑफ आर्मामेंट्स कहा जाता है। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान तथा हॉलैंड ने भाग लिया और सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकार किया कि एक विधिवेता आयोग बनेगा, कमीशन ऑफ जूरिस्ट बनेगा, इसका गठन किया जाएगा और हवाई हमले में प्रयोग किए जाने वाले शस्त्रों को सीमित किए जाने के बारे में उसे विचार करने का कार्य सौंपा गया। वाशिंगटन सम्मेलन द्वारा जो है 1927 में प्रस्तावित किया गया हवाई युद्ध नियमावली संहिता, कोड ऑफ एयर वारफेयर रूल्स को, और इस नियमावली में जो नियम प्रतिपादित किए गए इस प्रकार हैं। निजी वायुयानों को आत्मरक्षा की दृष्टि से शस्त्रों से लैस करना पूर्ण रूप से निषिद्ध कर दिया गया। नागरिक जनता, सिविलियनों को आतंकित करने के आशय से व्यक्तिगत संपत्ति को विनिष्ट करने के लिए गैर उद्योग को घायल करने की उससे हवाई बम वर्षा करना जो है वर्जित कर दिया गया। धन के रूप में चंदे की मांग की पूर्ति को बाधित करने की उद्देश्य से की जाने वाली जो है हवाई बम वर्षा को जो है निरुद्ध कर दिया गया। इसी तरह जनेवा प्रोटोकॉल राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में जो है 17 जून 1925 को जो है जनेवा प्रोटोकॉल लाया गया और इस जनेवा प्रोटोकॉल के श्वासरोधक या जहरीली या अन्य गैस कीटाणुओं या जीवाणुओं के युद्ध में प्रयोग जो है निषिद्ध कर दिया गया। इसी तरह आप देखेंगे जब अगर हम देखें इस परीक्षण के बारे में, भारत ने जो है हालांकि इस तो आपसे पूछेगा नहीं, भारत परीक्षण में भारत द्वारा जो है जो परमाणु परीक्षण का औचित्य क्या था, तो इसमें भारत की जनसंख्या ये आपसे चूंकि ये आप सिलेबस में नहीं है लेकिन जानकारी के लिए जो आपको बता दूं कि परमाणु परीक्षण निषिद्ध सन जो है 1963 जो है न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो परमाणु परीक्षण निषिद्ध सन दिया है 1963 राज्यों के, या इसमें आर्टिकल 1 में जो है बताया गया है कि राज्य पक्षकारों जिसका भारत भी पक्षकार है वायुमंडल में, वाह्य अंतरिक्ष आउटर स्पेस में, सामुद्रिक पेटी टेरिटोरियल सी या हाई सी खुले समुद्र में, जल के नीचे परमाणु परीक्षण न करने का संकल्प लिया। इसके अलावा राज्य पक्षकारों ने यह भी संकल्प लिया कि वो किसी ऐसे वातावरण में भी परीक्षण नहीं करेंगे जिससे रेडियो सक्रिय धूल आदि उनकी क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर जाए। जो दूसरी संधि परमाणु शस्त्रों के गैर प्रसार की संधि है 1968 ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन के अंतर्गत राज्य सरकार जिसके पास परमाणु शस्त्र नहीं है वह इसे न तो प्राप्त कर सकते हैं न ही उसके उत्पादन के लिए परीक्षण कर सकते हैं। भारत ने 1974 में पोखरण राजस्थान और 1998 में भारत द्वारा पोखरण द्वितीय का परीक्षण किया गया। यह पूर्ण से अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत वैध है क्योंकि रूढ़िगत अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत जो है प्रभु संपन्न राज्य अपने राज्य क्षेत्र में परमाणु हथियार परीक्षण करने में स्वतंत्र है यदि उसके कार्य का प्रभाव किसी दूसरे राज्य में नहीं पड़ता है तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के द्वारा जो है मान्य है और भारत ने इसी बात को दोहराया भी। और 1 मई 1998 को जो 3 भूमिगत परीक्षण किए गए 13 मई 1998 को वह 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण करने के इन परीक्षणों के कार्यक्रम को जो है पूर्ण किया और इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के किसी भी नियम का नहीं परमाणु परीक्षण निषिद्ध संधि का जो है उल्लंघन हुआ या भारत ने तय किया कि हम जो है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के जो है आधार पर यह हमने परीक्षण जो है किया है। तो यह हालांकि यह आपसे पूछेगा नहीं लेकिन इस चर्चा आई है लॉ ऑफ वॉरफेयर का कि भारत ने इसे किया क्योंकि जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्य क्या में देखेंगे आप और चार्टर को पढ़ेंगे तो विश्व में पूरी तरह से अब युद्ध नहीं होगा क्योंकि कोई भी अगर विवाद होता है तो उसका मामला जो है शांति के तरीके को जो मीन्स होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की बात की गई है। इसलिए अब लॉ ऑफ वॉरफेयर की बात
नहीं है, क्योंकि युद्ध होना ही नहीं है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उद्देश्य है। अब हम लोग आकर देखते हैं कॉन्ट्राबेंड। कॉन्ट्राबेंड विनिषिद्ध माल को जो है अंग्रेजी में हम लोग कॉन्ट्राबेंड बोलते हैं। इटालियन भाषा में इसको कॉन्ट्राबेंडो बोलते हैं और लैटिन भाषा में इसको कॉन्ट्राबेनम बोलते हैं। इसका जो मतलब होता है, अर्थ होता है, मीन्स होता है निषेधाज्ञा के विपरीत कार्य करना। सामुद्रिक युद्ध के संदर्भ में इसका निषिद्ध वस्तुओं के व्यापार से समझा जाता है। ओपेनहाइम के अनुसार जो है निषिद्ध माल ऐसे माल को कहते हैं जिनका शत्रु राज्य को ले जाना युद्धरत राज्य ने इस आधार पर वर्जित कर दिया कि वह शत्रु राज्य को और अधिक उत्साह से युद्ध करने में असमर्थ बनाते हैं, क्योंकि इनमें उन मालों गुड्स का उल्लेख नहीं है जो विनिषिद्ध की श्रेणी से संबंधित है। विनिषिद्ध माल के जो प्रकार होते हैं, इसमें ह्यूगो ग्रोसियस द्वारा जो है और अन्य न्यायविदों द्वारा जुस्टो द्वारा दो वर्गों में विभाजित किया गया। एब्सोल्यूट कंट्राबेंड और नॉन कंट्राबेंड। एब्सोल्यूट और नॉन कंट्राबेंड। परंतु लंदन डिक्लेरेशन 1909 में इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया। अनिषिद्ध माल या मुक्त वस्तुएं, नॉन कंट्राबेंड और फ्री और कंडीशनल कंट्राबेंड। अब इसमें 3 जोड़ दिया गया। पूर्ण विषिद्ध माल, एब्सोल्यूट कंट्राबेंड, कंडीशनल सशस्त्र, और तीसरा जो जोड़ दिया गया नॉन कंट्राबेंड। पहले जो क्या था, एब्सोल्यूट कंट्राबेंड और नॉन कंट्राबेंड। तो पूर्ण विषिद्ध माल वो होती हैं, वे वस्तुएं होती हैं जो सैनिक प्रकृति की होती हैं, जो केवल युद्ध के समय ही प्रयोग किया जाती है। एब्सोल्यूट जैसे शस्त्र, गोला बारूद, विस्फोटक पदार्थ, तोपें, सैनिकों के कपड़े, युद्धपोत, सैनिक वायुयान, ऐसी वस्तुएं जो पूर्ण रूप से जो है सैनिकों के डायरेक्ट जो है सहायता करती है। लंदन डिक्लेरेशन के आर्टिकल 22 या 23 में एब्सोल्यूट कंट्राबेंड को 2 वर्गों में जो विभाजित किया गया। आर्टिकल 22 जो है वस्तुओं के ऐसे 11 समूह का भी उल्लेख किया जिन्हें सदैव बिना किसी घोषणा या सूचना के जो है पूर्ण विषिद्ध माल जो है मान लिया जाता है। और आर्टिकल 23 में उन वस्तुओं को भी शामिल किया गया है जिनका प्रयोग केवल युद्ध के लिए किया जाता है, उसका भी उल्लेख जो है इस आर्टिकल में किया गया है। इसी तरह कंडीशनल कंट्राबेंड ये होता है कंडीशनल सशस्त्र विनिषिद्ध माल। सशस्त्र विनिषिद्ध माल वे वस्तुएं जो जिनका उपयोग युद्ध तथा शांति दोनों में किया जाए। जैसे ऐसी वस्तुओं का जैसे खाद्य सामग्री हुआ, अनाज हुआ, कोयला हुआ, सोना चांदी, रेल पथ, रुई, रेशम, ऊन, जूट, कपड़ा, जलाने की लकड़ी, कच्चा चमड़ा, प्राकृतिक कृत्रिम खाद्य, रासायनिक पदार्थ। ऐसी वस्तुएं युद्ध से सैनिकों के दलों के लिए ली जा रही हैं या किसी जल या लैंड पर लदी हुई पाई जाती हैं, तो यह शत्रु देश इसमें जो है दखल देख सकता है और मध्यवर्ती तटस्थ बंदरगाह में उतारे जाने की उन जो है शत्रु सरकार या शत्रु के मार्ग को रोक सकते हैं, क्योंकि यह जो है सशस्त्र में और चाहे तो शर्तों के आधार पर छोड़ सकता है इसमें क्योंकि इसकी शत्रु राज जो है शत्रु सेना को मार्ग को रोक सकते हैं और इसका अभिग्रहण भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सैनिकों के लिए भी लाभ पहुंचा से। जैसे ईंधन है, भोजन है, तो सैनिकों को भोजन अगर मिलेगा, ईंधन मिलेगा, तो अधिक दिन तक जो है युद्ध लड़ सकते हैं। तो इसलिए यह कंडीशनल है, चाहे तो उसे छोड़ सकता है, चाहे तो नहीं छोड़ सकता है। इसी तरह नॉन कंट्राबेंड ऑफ फ्री आर्टिकल्स, जिन वस्तुओं का प्रयोग युद्ध में नहीं किया जा सकता उनको जो है विनिषिद्ध जो है नॉन कंट्राबेंड या फ्री आर्टिकल के रूप में कहते हैं। विनिषिद्ध माल या मुक्त वस्तुएं करते हैं, इनको पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें अविनिषिद्ध माल या मुक्त वस्तुएं, इन्हें लंदन घोषणा के अंतर्गत जो है मुक्त या स्वतंत्र वस्तुएं फ्री आर्टिकल कहा गया है। जैसे साबुन हुआ, चीनी बर्तन हुआ, शीशा हुआ, फैशन के लिए माल हुआ, यह जो है आते हैं कंट्राबेंड में। अब हम लोग आते हैं ब्लॉकेड, नाकेबंदी। ओपेनहाइम के अनुसार अगर हम देखें तो सभी राष्ट्रों के जलयान या वायुयान के प्रवेश या निकासी को रोकने के प्रयोजन से जो है
समुद्र तट या उसके किसी हिस्से के रास्ते से युद्धपोतों द्वारा रोकने को जो है नाकेबंदी कहते हैं। नाकेबंदी के कुछ लक्षण होते हैं। नाकेबंदी के कुछ जो लक्षण होते हैं, जैसे नाकेबंदी युद्धपोतों द्वारा होना चाहिए। इसके द्वारा केवल शत्रु या समुद्र तट या उसके भाग के बंदरगाह के नाकेबंदी का लक्ष्य होना चाहिए। नाकेबंदी से प्रवेश अथवा निकासी दोनों के सभी मामलों में रोके जाने चाहिए। नाकेबंदी ऐसी होनी चाहिए जिसे सभी राष्ट्र के जलयानों तो वायुयानों को बिना किसी भेदभाव के रोका जाए। इसके आवश्यक तत्व हम लोग देख लेते हैं। घोषणा तथा नाकेबंदी जब की जाएगी तो डिक्लेरेशन और नोटिफिकेशन होगा। लंदन की घोषणा में यह प्रावधान किया गया कि नाकाबंदी स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि उसकी उचित घोषणा तथा अधिसूचना जो है दी जानी चाहिए कि कब नाकाबंदी प्रारंभ होगी और उसकी भौगोलिक सीमा जो है क्या होगी। नाकाबंदी की घोषणा की सूचना या तो नाकाबंदी करने वाले राज्य द्वारा या उसके नाम से कार्य करने वाली सेनाओं या प्राधिकारियों द्वारा दी जानी चाहिए। और ये जो है इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए, प्रभावकारी भी हो। जैसे घोषणा और सूचना करेंगे इसके बाद इसको प्रभावकारी भी होना चाहिए। नाकेबंदी को जो है प्रभावकारी बनाने की आवश्यकता पर सदैव से बल दिया गया है। नाकेबंदी को सम्यक रूप से प्रभावी होना चाहिए। 1856 के पेरिस घोषणा के अनुसार जो है, पेरिस डिक्लेरेशन के अनुसार नाकाबंदी तभी बाध्यकारी होती है जब वह प्रभावी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि इतना बल प्रयोग किया जाए जो वास्तव में सभी राज्यों के जलयानों को शत्रु देश के समुद्र तक पहुंचने से रोकने के लिए पर्याप्त हो। अगर वह पर्याप्त नहीं है तो नाकेबंदी नहीं पूर्ण मानी जाएगी। इसी तरह 1809 के द नैन्सी नामक बाद में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा माना गया कि नाकेबंदी की बाध्यकारिता उसे लागू करने वाले राज्यों की सैनिक शक्ति पर निर्भर करती है। नाकेबंदी क्षेत्र की रक्षा के लिए जो है सशस्त्र सेनाओं से युक्त युद्धपोतों को तैनात किया जाना चाहिए और नाकेबंदी का उल्लंघन कर जाने वाले जलयानों को उचित दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। नाकेबंदी में थोड़ी सी ढील या नरमी उसके संपूर्ण उद्देश्य को जो है नष्ट कर सकती है। इसी तरह केशव फ्रांसिस्का नामक बाद में राइट ऑनरेबल डायरेक्टर लूसी गटन ने व्यक्त किया कि नाकेबंदी किए गए स्थान की चौकसी ऐसे सैन्य बल से की जानी चाहिए जिससे आने वाले जलयानों के लिए पर्याप्त रूप से संकटपूर्ण बना दे, अथवा अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं हम लोग कि जैसे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाए जैसे कोहरा, प्रबल हवा, आंधी या तूफान तक कुछ आवश्यक अनुपस्थितियों को छोड़कर भी प्रवेश करने या बाहर निकले प्रयत्न करने वाले जानवरों का अभिग्रहण अत्यधिक संभव बना दे। निरंतर बनाए रहे, कंटिन्यूस मेंटेनेंस होना चाहिए। नाकाबंदी जो है निरंतर रहनी चाहिए। यदि नाकाबंदी करने वाले जलयान को शत्रु द्वारा भगा दिया जाए अथवा वापस चले जाते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि नाकाबंदी जो है समाप्त हो गई। उचित स्थापना, प्रॉपर स्टेब्लिश, नाकाबंदी की स्थापना भी समुचित रूप से जो है की जानी चाहिए, प्रॉपर स्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। और इसी तरह एग्जम्पशन टू न्यूट्रल पोर्ट, तटस्थ बंदरगाहों को छूट होती है। नाकाबंदी करने वाले युद्धपोतों को समुद्र तट पर स्थित तटस्थ बंदरगाहों तक पहुंचने से नहीं रोकना चाहिए। इम्पार्शियलिटी, नाकेबंदी करने वाले देश को सभी राष्ट्रों के जलयानों या वायुयानों के विरुद्ध निष्पक्षता पूर्वक बर्ताव करना चाहिए। नाकेबंदी करने वाले देश को किसी भी राष्ट्र के जलयान या वायुयान के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ द ब्लॉकेड, नाकाबंदी क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं, नाकाबंदी की घोषणा में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि नाकाबंदी की भौगोलिक सीमाएं कितनी है। नाकाबंदी को किन भौगोलिक सीमाओं के क्षेत्र के बाहर विस्तृत नहीं किया जा सकता, यह जो है स्पष्ट होना चाहिए। नाकाबंदी कब समाप्त होगी? नाकाबंदी स्थापित करना देश स्वयं उसे वापस कर लेता है, युद्ध की समाप्ति हो जाती है। शत्रु राज्य द्वारा नाकाबंदी करने वाले जहाजों के बेड़े को हटा लेने पर, उसकी अधिकारिता समाप्त होने पर, नाकाबंदी करने वाले देश को युद्ध में पराजित हो जाने पर और उस देश को विजय प्राप्त कर लेता है। समुद्री नाकेबंदी जो है की गई है। नाकेबंदी करने वाले जो देश हैं युद्ध से बाहर निकल जाएं, एक तरफ से एक ढंग से युद्ध बंद कर दें तो भी ऐसा माना जाता है कि नाकेबंदी समाप्त होगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, एनिमी कैरेक्टर। शत्रुता क्या है? शत्रुता का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग, युद्ध प्रारंभ होते ही
युद्धरत बेल्जियन देश अपने उद्देश्यों के अनुसार जो है शत्रुओं के विरुद्ध अपने व्यवहार परिवर्तन लाते हैं और युद्ध के प्रयोजन को पूरा करने के लिए शत्रु व्यक्तियों तथा संपत्तियों के विरुद्ध जो है अनेक उपाय करने के जो है अधिकारी हो जाते हैं और ऐसा स्वरूप अर्जित करते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि में शत्रुता एनिमिक कैरेक्टर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में शत्रुता संबंधित जो है नियम स्पष्ट नहीं है। शत्रुता संबंधी नियम को संविधाबद्ध जो करने का कोडिफाइड करने के जो प्रयास किया गया वह द्वितीय हेग सम्मेलन, सेकेंड हेग कॉन्फ्रेंस, बाद में जो है लंदन सामुद्रिक सम्मेलन, लंदन नवल कॉन्फ्रेंस में जो किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विधि में संहिताबद्ध नियमों के अभाव में कौन शत्रुता धारण करता है का निर्णय राष्ट्रों के अभ्यास द्वारा जो है कुछ नियम प्रतिपादित किया गए हैं। इनको जैसे व्यक्तियों की शत्रुता, निगम की शत्रुता, मालों की शत्रुता, जलयानों की शत्रुता, शत्रु के जलयानों का अंतरण। तो पहले हम लोग देखते हैं व्यक्तियों की शत्रुता, एनिमी कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्तियों की शत्रुता के विषय में समान नियम यह है कि युद्धरत देश के व्यक्ति शत्रुता धारण करते हैं जबकि तटस्थ देश के व्यक्ति शत्रुता धारण जो है नहीं करते हैं। वह राज्य क्योंकि वह राज्य जो युद्ध में भाग नहीं लेता उसके व्यक्ति तटस्थ जो है समझे जाते हैं और हेग समय में यह प्रतिपादित किया गया था। और इसको हम चाहें तो कई रूपों में लोग बांट सकते हैं। जो कॉम्बेटेंट योद्धा क्या है, लड़ाकू, जो व्यक्ति शत्रु के सैनिक बलों में नियुक्त होते हैं पूर्ण रूप से जो है शत्रु होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से व्यक्ति जो है शत्रु माना जाता है। शत्रु राज्यों के निवासी, रेजिडेंट्स ऑफ द एनिमी स्टेट, शत्रु देश में अधिवासित सभी व्यक्ति शत्रुता वाले व्यक्ति माने जाते हैं। शत्रु के साथ व्यापार करने वाला व्यक्ति, पर्सन कैरिंग ऑन ट्रेड विथ एनिमी, जो व्यक्ति शत्रु देश के साथ व्यापार करते हैं वे सभी शत्रुता वाले व्यक्ति माने जाते हैं। यदि तटस्थ देशों में रहने वाले व्यक्ति शत्रु देश के साथ जो है व्यापार करते हैं तो भी वह शत्रु माने जाएंगे। शत्रु को सहायता पहुंचाने वाले व्यक्ति, पर्सन असिस्टिंग टू एनिमी, जो व्यक्ति शत्रु देश के साथ व्यापार करते हैं वे भी जो है शत्रुता वाले व्यक्ति माने जाते हैं। इसी तरह निगम की शत्रुता हम लोग देखेंगे। जो निगम की शत्रुता है एनिमी कैरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशन। निगम की शत्रुता का निर्धारण जो है दो बातों पर निर्भर करती है, उसका अस्थायी निवास तथा द्वितीय उसका रजिस्ट्रेशन, कहां से वो रजिस्ट्रित है। पिट कोबेट के अनुसार किसी निगम की अस्थायी निवास वह स्थल है जहां निगम का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ द कॉर्पोरेशन है जो उसके कार्यों को संचालित करता है। निगम का मस्तिष्क उस स्थान में स्थित कहा जा सकता है जहां उसके निदेशक बैठक मीटिंग करते हैं, उनकी अपनी नीति निर्धारित करते हैं। इस संबंध में यह निरर्थक प्रश्न उठाता है कि क्या वे व्यक्ति जो निगम के नियंत्रण करते हैं निदेशकों के नाम से प्रसिद्ध है या नहीं। यदि कोई निगम शत्रु देश में रजिस्ट्रित है तो उसमें शत्रुता मानी जाएगी। इसके केस है जॉनसन बनाम डिफोंटिन कॉन्सुलेटेड माइंस के निर्णय पर। इसमें कहा गया कि शत्रु देश में रजिस्ट्रित निगम में शत्रुता मानी जाएगी। इसके अलावा कोई निगम जिसका रजिस्ट्रेशन शत्रु देश में नहीं है परंतु वह शत्रु देश में व्यापार करता है तो उसमें शत्रुता मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई निगम जिसका रजिस्ट्रेशन न हो और शत्रु देश में हुआ है और नहीं शत्रु देश में कारोबार करता है तो ऐसे परिस्थितियों में शत्रुता धारण कर सकता है। एक केस है डेमलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड सन 1905 में इंग्लैंड के कंपनी अधिनियम 1900 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है कंपनी थी। उसका रजिस्टर्ड कार्यालय लंदन में था। कंपनी के सभी निदेशक जर्मन नागरिक थे तथा जर्मन में ही रहते थे। सचिव को छोड़कर जो है कंपनी के सभी अंशधारी भी कंपनी के नागरिक थे तथा इनका निवास स्थान जर्मनी में था। डेमलर कंपनी लिमिटेड भी इंग्लैंड की एक रजिस्टर्ड कंपनी थी। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद जो है कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी को कुछ धन डेमलर एंड कंपनी से प्राप्त करना था।
जिसके लिए उसने एक वाद संस्थित किया और डेमलर कंपनी को की ओर से तर्क दिया गया कि कार्रवाई निरस्त कर देनी चाहिए, क्योंकि कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर लिमिटेड इसके अधिकारी शत्रु देश के हैं, इसको ऋण किया जाएगी। शत्रु व्यापार अधिनियम 1914, ट्रेडिंग विद द एनिमी एक्ट 1914 का उल्लंघन होगा। यह बकाया धन देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। न्यायालय ने सचिव द्वारा दायर किए गए वाद को स्वीकार किया और माना कि वे इसके अधिकारी थे। डेमलर कंपनी ने इसकी अपील कोर्ट ऑफ अपील में की। कोर्ट ऑफ अपील के मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड रीडिंग ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा तथा अपने निर्णय में कहा कि कंपनी एक पृथक विधिक इकाई है, सेपरेट लीगल एंटिटी है तथा सभी निदेशकों अंशधारियों के शत्रु राज्य में रहने से युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात इसकी प्रकृति में परिवर्तन कर शत्रु की प्रकृति ग्रहण नहीं करती। डेमलर एंड कंपनी लिमिटेड ने इस निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड के उच्चतम न्यायालय हाउस ऑफ लॉर्ड में अपील की। हाउस ऑफ लॉर्ड ने बहुमत द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया तथा यह निर्णय दिया कि कंपनी के सचिव को मुकदमा दायर करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ने युद्ध प्रारंभ हो जाने से शत्रुता धारण कर ली और हाउस ऑफ लॉर्ड के न्यायाधीशों की ओर से लॉर्ड पार्कर ने निर्णय दिया कि डेमलर एंड कंपनी लिमिटेड बकाया धन देने को उत्तरदायी नहीं है। ये महत्वपूर्ण केस है और इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद। इसी के साथ जो है आपका इस सिलेबस का अंतिम यूनिट थे एनिमी कैरेक्टर, ये समाप्त हो गया। थैंक यू।